भारत में आरक्षण का आरंभ कमोबेश ब्रिटिश भारत में देर से हुआ। पहले यह कुछ बड़े प्रिंसली स्टेट्स में आया। जस्टिस मिलर कमेटी गठित की, जिसका काम था यह पता करना कि सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों की संख्या इतनी अधिक क्यों है। जिस भी समुदाय के 5% से कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, वे इस कमेटी के अनुसार पिछड़े थे कि ब्राह्मणों के कई नियम ऐसे थे कि वे जमीन में स्वयं खेती नहीं कर सकते थे या ऐसा करने पर उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। ओबीसी राजनीति के जो भी बड़े नेता रहे हो, उसमें जदुनंदन प्रसाद मेहता यानी कि JNP मेहता का नाम कोई बिरले ही लेता है कि कैसे ब्रिटिश बंगाल सहित कई जगहों पर अकाल और भूखमरी लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, जिसमें करोड़ों लोग मर गए, बेघर हो गए, बेपरिवार हो गए। क्या इससे गरीबी और पिछड़ापन नहीं हुआ होगा? हर दूसरे राजनीतिक बयान में दिखता है, हर दूसरा नेता चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का, किसी न किसी पिछड़ी जाति का झंडा उठाए रहता है और कहते नहीं थकता कि इन जातियों का शोषण हजारों वर्षों से होता रहा है। यहाँ उद्योग धंधे बंद हो गए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया, यहाँ से कच्चा माल ले जाकर यहाँ बना हुआ माल बिकने लगा, खेती बेकार हो गई और दूसरी ओर सरकारी नौकरी का लॉलीपॉप दे दिया गया। नमस्ते। 13 जनवरी 2026 को UGC के दिशा निर्देश आए। इसकी समीक्षा करते हुए कास्ट और रिजर्वेशन को समझने के लिए हमने एक यात्रा की। कानूनी संशोधनों की बात की, 1931 के सेंसस की बात की और फिर 2 आयोगों की बात की। किंतु जो बात इन सभी अलग अलग प्रसंगों को जोड़ती है, उसके बारे में भी बात करना आवश्यक है और यह बात है राजनीति। हम यहाँ अमुक पार्टी की अमुक नीति की बात करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अंग्रेजों के समय से लेकर स्वतंत्र भारत में आरक्षण और वस्तुतः पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जन्मी कहाँ से और किन किन मोड़ों से गुजरी है। पहली बात, हम आमतौर पर आरक्षण के जरिए उन सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं जो ऐतिहासिक कारणों की वजह से पीछे रह गए, जिसमें कथित तौर पर सबसे बड़ा और एकमात्र कारण था पिछड़ी सोच वाला हिंदू धर्म और उसमें भी मूलतः ब्राह्मण, जिन्होंने हजारों वर्षों तक इनका दमन किया। अब इसे शिगुफा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे? भारत में आरक्षण का आरंभ कमोबेश ब्रिटिश भारत में देर से हुआ। पहले यह कुछ बड़े प्रिंसली स्टेट्स में आया जो या तो ब्रिटिश से प्रभावित थे या ब्रिटिश ने उनको शह दिया। जैसे 1902 में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण लागू किया और इसी आधार पर समाज सुधार के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि दी गई। 1918 में मैसूर के महाराजा N.K. वोडेयार ने जस्टिस मिलर कमेटी गठित की, जिसका काम था यह पता करना कि सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों की संख्या इतनी अधिक क्यों है, जबकि उनकी जनसंख्या काफी कम है, और इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए। मिलर ने आरक्षण का रास्ता सुझाया। आपको पता है मिलर कमेटी ने बैकवर्ड क्लास को कैसे परिभाषित किया? जिस भी समुदाय के 5% से कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, वे इस कमेटी के अनुसार पिछड़े थे, साथ ही भारतीय ईसाई और कुछ अन्य समूह। मजेदार बात यह है कि मिलर कमेटी कहती है कि इस 5% वाले आरक्षण के आधार पर एक ही समुदाय बचता है जो पिछड़ा नहीं है, और वह है ब्राह्मण। UGC 2026 के दिशा निर्देशों को याद कीजिए। ठीक यही बात तो कही गई ना कि जनरल क्लास को छोड़कर सभी लोग शोषित हैं। हाउ ओरिजिनल। तो यहां पिछड़ेपन का पैमाना क्या है? अंग्रेजी का नहीं जानना। ठीक, आज भी यही है कि नहीं? अब समझिए कि देश की मानसिकता किस हद तक गुलाम है कि समस्या अंग्रेजी जानने या नहीं जानने की है, लेकिन दोषी कोई और ही है। और वैसे भी नाराजगी किस बात पर थी कि ये ब्राह्मण अंग्रेजी पढ़ने और सरकारी जॉब्स में आगे कैसे थे जबकि इनकी संख्या कम थी? क्योंकि वे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए तैयार थे और ब्रिटिश को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिसकी परिकल्पना मैकॉले ने की थी। और संभवतः इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी था।
1988 में आई पी राजारमन की पुस्तक द जस्टिस पार्टी अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में राजारमन कहते हैं कि ब्राह्मणों के कई नियम ऐसे थे कि वे जमीन में स्वयं खेती नहीं कर सकते थे या ऐसा करने पर उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। उनमें से कुछ ने व्यापार आदि अपना लिया, किंतु उन्हें अपने ही समाज में नीचा माना जाता था। उधर पुरोहिताई से भी आय का कोई स्रोत निश्चित नहीं था, साथ ही अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ ही रहा था। तो अंततः उन्होंने अधिकाधिक संख्या में स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों आदि में नौकरियां पकड़ ली। दूसरी ओर राजारमन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नॉन ब्राह्मण कास्ट स्वयं सरकारी नौकरियों में नहीं जाना चाहते थे, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री। यानी प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि बात जब अंग्रेजी की है तो हजारों वर्षों का ब्राह्मणों द्वारा दमन यहां बीच में कहां से आ गया। रोचक बात यह है कि आज भी जहां एक और अंग्रेजी के साये से निकलने की बात हो रही है, वहीं दलितों और पिछड़ों के बड़े पैरोकार कांचा इलाइया शेफर्ड 2020 में कहते हैं कि आरक्षण उनके लिए यानी कि पिछड़ों के लिए वैसाखी थी, लेकिन यदि वे अंग्रेजी सीखने पर ध्यान देते तो उनके लिए वो पैर का काम करती। अब याद कीजिए कि काका कालेलकर 1955 में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कई समुदायों ने शिक्षा यानी कि मूलतः अंग्रेजी की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए उपयोगी नहीं है, किंतु वे अब ये बात समझ गए हैं और इसकी भरपाई का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर समस्या अंग्रेजी नहीं पढ़ने की थी, तब मूल प्रश्न फिर सामने आ जाता है कि इन सब में ब्राह्मणों द्वारा हजारों वर्षों का दमन बीच में कहां से आ गया। जस्टिस पार्टी, जो बाद में चलकर द्रविडियन पॉलिटिक्स की झंडा बरदार बन गई, विशेषकर पेरियार के नेतृत्व में, मूलतः एंटी ब्राह्मण पार्टी थी। द्रविड़ राजनीति ने तमिलनाडु में इस बार के चुनाव में एक रोचक मोड़ ले लिया है। बहरहाल जब एनी बेसेंट जी ने होम रूल मूवमेंट का आरंभ किया, तब जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध किया ताकि कहीं ब्रिटिश यह न समझ लें कि पूरा भारत इसके पक्ष में है। जस्टिस पार्टी के 1919 के नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे ब्रिटिश राज के भीतर ही अपनी संख्या के आधार पर सेल्फ गवर्नेंस चाहेंगे और कहीं से भी वे ब्रिटिश सरकार को तंग नहीं करेंगे। और वे यहां तक कहते हैं कि जब कांग्रेस आरंभ हुई थी तब वह एक राष्ट्रीय संस्थान थी, लेकिन अब वह ब्राह्मणवादी हो गई है। अब याद कीजिए कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी याद आया। ब्रिटिश ने 1885 में कांग्रेस नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि जनता के गुस्से को बीच बीच में ऊपर उठने का मौका मिले और वह इतना ना दबा रह जाए कि अंत में एकदम से फट जाए और 1857 की तरह का कोई स्वतंत्रता संग्राम हो जाए। अब यहां जब मात्र जातिगत पहचान की राजनीति करने वाली और पूरी तरह से ब्रिटिश का साथ देने वाली जस्टिस पार्टी जैसी संस्था उभर रही हो, तो फिर ब्रिटिश को क्या कुत्ता काटा था कि इनको रोके। इन्होंने इसको और बढ़ावा दिया। तो कांग्रेस को जन्म देने वाले ब्रिटिश, जस्टिस पार्टी की राजनीति को हवा देने वाले ब्रिटिश, मतलब साफ है, तुम आपस में लड़ते रहो, हम आराम से राज करेंगे। बाबू भैया, खेल सिंपल था लेकिन था इंटरेस्टिंग। उधर उत्तर में भी कुछ हो रहा था। वहां जो तथाकथित निचली जातियां थीं, वे उच्च जातियों के साथ दिखना चाह रही थीं, बल्कि दक्षिण में भी कुछ जगहों पर ऐसा हुआ था। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने मंडल आयोग को एक एक्सपर्ट के रूप में सहायता की थी, ने इस प्रक्रिया को संस्कृताइजेशन कहा, जिसके तहत कथित तौर पर निचली जातियां उच्च जातियों के क्रियाकलाप, जाति नामों आदि को ले लेते थे ताकि उन्हें उच्च माना जाए। इसका एक उदाहरण था 1924 में इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में ऑल इंडिया यादव महासभा का बनना, जिसमें आधे दर्जन से अधिक तथाकथित निचली जातियां एक कास्ट ग्रुप के रूप में आ गई। इसको एक प्रकार से ओबीसी की पहचान की राजनीति का पहला अध्याय कहा जा सकता है। 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ का बिगुल बजा। यहां बात की गई मजदूरों, किसानों और छोटे व्यवसायियों की। उनको एक साथ आने का आह्वान किया गया। त्रिवेणी संघ के अनुसार 90% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग है और बाकी के 10% लोग जो मूलतः ब्रिटिश के चमचे थे या उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं या नौकरियों से अभिभूत थे, उनका शोषण कर रहे हैं। इस आंदोलन को स्थापित करने वाले थे बिहार के J.N.P. मेहता, जिन्होंने अपनी 3 बीघे जमीन बेचकर
उस समय बर्मा के किसानों के अधिकारों के लिए वहां जाकर गांधी जी की तरह एक आंदोलन किया। वे गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और स्वामी सहस्त्रानंद सरस्वती के नाम से भी जाने जाते थे। किंतु 1980 में जब ओबीसी की राजनीति अपनी रौ में आ रही थी, तब उनको पूछने वाला कोई नहीं था और 1986 में उनकी लगभग गुमनाम मृत्यु हुई। ओबीसी राजनीति के जो भी बड़े नेता रहे हो, उसमें जदुनंदन प्रसाद मेहता यानी कि JNP मेहता का नाम कोई बिरले ही लेता है। कम लोग जानते होंगे कि मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल जी का परिवार मुरहो जमींदारी एस्टेट का मालिक था। कहते हैं कि उनके घर का कंपाउंड ही 3 बीघा से अधिक में था। वे 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे 30 दिनों के लिए और उनका मंत्रालय ओबीसी नेताओं से भरा था। बल्कि उसके पहले सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री थे 5 दिनों के लिए। वे भी ओबीसी वर्ग से आते थे और उनके परिवार के पास भी सैकड़ों बीघे जमीन बताई जाती है। तो यह कहा जा सकता है कि ओबीसी की राजनीति पहचान की राजनीति अधिक थी, बजाय शिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन से उबरने की। एक लंबे कालखंड तक दलित पहचान की राजनीति के तहत पहले कांग्रेस में ही कुछ नेता हुए, जैसे जगजीवन राम जी, किंतु बाद में जातियों का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ से निकलता चला गया। जब जातिगत पहचान के आधार पर राजनीति हावी हुई और कई क्षेत्रीय पार्टियां इस आधार पर अस्तित्व में आईं। इनमें सबसे अग्रणी नाम हुआ कांशीराम जी का और उसके बाद मायावती जी का काल आया और मजबूत यादव त्रय यानी कि ट्रॉयका, लालू, मुलायम और शरद के बारे में कमोबेश हम लोग जानते ही हैं। और आज जहां एक और विकास की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जितनी आबादी उतना हक और कास्ट सेंसस की बात हो रही है और इसे विकास और हिंदुत्व की राजनीति के तोड़ के रूप में कई लोग देख रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इस सारी जद्दोजहद में कोई भी यह याद ही नहीं रखना चाहता कि पिछड़ेपन का मूल कारण हमारी गुलामी थी। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मारता ही चला जा रहा है। यह माना जा सकता है कि काका कालेलकर के समय में उत्साह पटनायक जी का शोध नहीं था, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश ने भारत से $45 ट्रिलियन चूसा, लेकिन उनके पास दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया तो थी। यह पुस्तक जो चीख चीख कर कह रही हो कि कैसे ब्रिटिश ने हमारी सारी दौलत हमसे चूस ली, या फिर यह तथ्य कि कैसे ब्रिटिश बंगाल सहित कई जगहों पर अकाल और भूखमरी लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, जिसमें करोड़ों लोग मर गए, बेघर हो गए, बेपरिवार हो गए। क्या इससे गरीबी और पिछड़ापन नहीं हुआ होगा? इन सब के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन लगता है जैसे यह किसी और भारत की बात हो रही हो। और फिर एक भारत है जो हमें बिल्कुल सामने दिखता है, रोज दिखता है, हर दूसरे राजनीतिक बयान में दिखता है। हर दूसरा नेता, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का, किसी न किसी पिछड़ी जाति का झंडा उठाए रहता है और कहते नहीं थकता कि इन जातियों का शोषण हजारों वर्षों से होता रहा है। भीम मीम की बात हो या पीडीए की बात हो या फिर ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे। एक और मैकॉले के साये से बाहर आने की बात होती है, लेकिन मैकॉले क्यों इतना सफल हुआ उस पर बात नहीं होती। हर चुनाव में, किसी भी राजनीतिक निर्णय में, मीडिया की कवरेज में बस एक ही बात सुनने को मिलती है, जाति का गुणागणित क्या है। दलित, गैर दलित, पिछड़ा, यह पहचान ही तय करती है कि किसी की हत्या या अन्य कोई दुर्घटना बड़ी खबर है या नहीं। प्रश्न यह है कि जब काका कालेलकर यह देख सकते हैं कि गरीबी से पिछड़ापन आ सकता है, तो फिर वे यह क्यों नहीं देख पाते और कह पाते कि गरीबी लाने वाले मुख्यतः ब्रिटिश ही थे। उन्हें क्यों कहना पड़ता है कि घूम फिरकर जातिवाद को ही हमें दोष देना पड़ेगा? किसने उनकी कनपट्टी पर बंदूक रख दिया था? आज हम हर दूसरे विमर्श में एंगस मेडिसन की उस स्टडी को कोट करते हैं जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश ने विश्व जीडीपी में हमारी भागीदारी को 25% से 2% ला दिया। तो हम यह क्यों नहीं मान पाते कि इसी गरीबी के कारण ही तो पिछड़ापन पैदा हुआ। यहां उद्योग धंधे बंद हो गए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया, यहां से कच्चा माल ले जाकर यहां बना हुआ माल बिकने लगा, खेती बेकार हो गई और दूसरी ओर सरकारी नौकरी का लॉलीपॉप दे दिया गया। और फिर हजारों वर्षों के शोषण के तर्क के आधार पर हिंदुओं को जातियों में बांटकर उन्हें लड़ाने का कार्य शुरू हो गया। मूलतः हुआ यह है कि आपका जो रिसोर्स पूल है वह पूरी तरह सिकुड़ गया।
श्रिंक हो गया और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जाति एक जरिया बनती दिखी और सब उस गाड़ी पर सवार हो गए। और अब जब रिसोर्स पूल कतिपय कारणों से थोड़ा बड़ा हुआ है तो नए पुराने नियमों के वेपनाइजेशन के जरिए जातियों के बीच लड़ाने का कार्य अभी तक जारी है। यूजीसी 2026 से जुड़े पिछले सभी वीडियो और आज की इस वीडियो से कास्ट को लेकर हमारे युवाओं के मन में कुछ प्रश्न उभरने चाहिए, जैसे पिछले 101 वर्षों में ही हजारों वर्षों की प्रताड़ना के नैरेटिव के बदस्तूर जारी रहने के बावजूद जब कई कास्ट ने नीचे से ऊपर की और अब जब अपर कास्ट का होना अधिक लाभप्रद नहीं रहा तो ऊपर से नीचे की यात्रा कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इस हजारों वर्षों के शोषण के नैरेटिव का क्या किया जाए अचार डालने के अलावा। आज एक और हम आर्थिक और सामरिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, तो ऐसे में कास्ट एट्रोसिटी लिटरेचर और नैरेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वर्ल्ड पावर्स जो भारत को रोकना चाहती हैं वे भारत में बैठे अपने लोगों के जरिए सनातनी समाज को आपस में लड़ाए रखना चाहती हैं? इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। यूजीसी 2026 के तात्कालिक घटनाक्रम को फिर से याद कीजिए। ये कौन लोग थे जिन्होंने ओबीसी को भी प्रताड़ित कास्ट की सूची में शामिल किया और जनरल क्लास को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया? फॉल्स कंप्लेंट वाले प्रावधान को हटाने वाले कौन लोग थे? वैसे तो उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। आज का युवा जब सोशल मीडिया पर सनातनी समाज के दो तथाकथित वर्गों के बीच भिड़ंत को देखता है तो उसकी कास्ट को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी? यह बताने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। क्या उन्हें फिर वोक फिलॉसफी अधिक अट्रैक्टिव नहीं लगेगी? वे तो यही कहेंगे ना कि छोड़ो ये सब, इनका तो रोज का नाटक है अपर कास्ट लोअर कास्ट करना, हमें क्या। आज जनरल क्लास नाराज है कि उसके विरुद्ध कानून बनाए गए और उसको वेपनाइज किया जा रहा है। दूसरी ओर पिछड़ों और अंबेडकरवाद के नाम पर सड़कों पर भय फैलाने के कई मामले सामने आते रहते हैं। तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, आज जब सनातनी अपने सभ्यतागत अस्तित्व के लिए लड़ रहा है तब उनके बीच ही इतना जहर भर दो कि वे अपना ही घर संभालने में लगे रहें और बाकियों की चांदी हो। और अंत में अब जब फिर से जनगणना हो रही है और कास्ट एन्यूमरेशन भी हो रहा है तो फिर आगे कास्ट की क्या रूपरेखा उभर कर सामने आएगी इस समय कहना कठिन है। किंतु एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक हम इस नैरेटिव के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इसी बात पर गुणागणित होता रहेगा कि किसने हजारों वर्षों से किसको दबाया और कौन दबा। और तात्कालिक राजनीति के आधार पर कुछ समूह कथित तौर पर लाभ में होंगे, कुछ घाटे में, किंतु अंतिम तौर पर हारने वाला होगा सनातन। यूजीसी 2026 पर इस सीरीज में इतना ही। आगे किसी और विषय पर हम ऐसी ही सीरीज को लेकर आएंगे, किसी एक विषय को लेते हुए थोड़ा गहरे उतरकर सनातन के परिप्रेक्ष्य से बातों को रखने का प्रयास होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव डीप डाइव वीडियोस और पॉडकास्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें संगम टॉक्स मीडिया चैनल को। नमस्ते।